देखो केस 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बताया था मैंने। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ पर यूज हो रहे थे? ओडी को सॉल्व करने के लिए हमें सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करते हैं ओडी का। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है ये सब बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। कंप्लीट सोल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? पर्टिकुलर इंटीग्रल। now complementary function is solution of homogeneous path, homogeneous ODE, ठीक है। जैसे ODE दी हुई है, सपोज सेकेंड ऑर्डर ODE गिवन है d2y over dx2 प्लस p dy over dx प्लस qy is equals to r, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ये गिवन है क्वेश्चन में, राइट? ये p and q are constants and r is function of x, इधर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ठीक है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। अब देखो अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसका सोल्यूशन लिखोगे कैसे? मैं रिकॉल करा रही हूँ सारे पॉइंट्स। सोल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करोगे? क्वेश्चन होगा फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन ओडी, राइट? कंप्लीट सोल्यूशन ना भी लिखा हो स्टिल आपको कंप्लीट सोल्यूशन ही फाइंड करना है। अब कंप्लीट सोल्यूशन दो पार्ट्स में आप फाइंड करोगे, एक होगा CF, दूसरा होगा PI। CF स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI स्टैंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? अब CF और PI दोनों फाइंड करके आपको पुट करने। कई बार क्वेश्चन में केवल CF पूछा जाता है तो आपको PI कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। केवल PI पूछा जा रहा है, आपको CF कैलकुलेट नहीं करना है। बट अगर सोल्यूशन पूछा जा रहा है या सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन देन यू हैव टू राइट कंप्लीट सोल्यूशन दैट इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, ठीक है। अब देखो सपोज अब इसके लिए आप CF अलग फाइंड करोगे, PI अलग फाइंड करोगे। तो जब CF फाइंड करोगे तो आप जो OD कंसीडर करोगे वो कौन सी OD होगी? d2y over dx2 प्लस p टाइम्स dy over dx प्लस qy इज इक्वल्स टू 0। मीन्स जो RHS है, R है, ये कैपिटल R, इसको 0 कर लोगे, राइट? क्योंकि CF जो होता है वो सोल्यूशन होता है होमोजीनियस पार्ट का, राइट? होमोजीनियस मीन्स राइट हैंड साइड पार्ट को 0 कर दो तो ये कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियटी डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइप से डिफाइन करते हैं। तो ये जो CF वाला केस है यहाँ पर होमोजीनियटी इसी तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। इफ RHS पार्ट इज 0 then this OD is known as homogeneous differential equation with constant coefficients, राइट? तो CF फाइंड करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इस OD को सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है, इक्वल्स टू 0 में। इसको सॉल्व करके आप CF निकालोगे। आप कैसे सॉल्व करोगे इसी के लिए मैंने डिफरेंट रूल्स बताए थे। तो मैंने क्या बताया था? एल्गोरिथम में आप D को रिप्लेस करोगे, पहले तो इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखोगे इसको गिवन OD को, फिर जहां भी कैपिटल D दिखेगा इसको M से रिप्लेस करोगे और एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करोगे, ठीक है। ये समरी है पिछली क्लास की। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन M में आएगी, वो क्या आएगी? m स्क्वायर प्लस PM प्लस Q इज इक्वल्स टू 0। क्यों आया ये? क्योंकि अगर इस OD को आप ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करते तो ये क्या बनती? d स्क्वायर प्लस PD प्लस QY इज इक्वल्स टू 0 ये बन रही होती। तो D को बस रिप्लेस किया मैंने M से, ये बन गया, ठीक है। Y तो नॉन जीरो होगा तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, ये कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब अगर मेरा क्वेश्चन क्यूबिक यानी थर्ड ऑर्डर की OD होती तो फिर यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म में आती, ठीक है। अगर ये OD फोर्थ ऑर्डर की बनेगी तो ऑक्सिलरी इक्वेशन डिग्री 4 की बनेगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में? इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स बताने होते हैं, ठीक है। ये सपोर्टिंग इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड करने होंगे, फाइंड रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब रूट्स क्या आएंगे? सपोज ये डिग्री 2 की है तो इसके दो रूट्स बनेंगे, एक m1 दूसरा m2 नाम दोगे, ठीक, कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी। अगर ये क्यूबिक होती तो इसके 3 रूट्स होते हैं, m1 m2 m3। डिग्री 4 की आती है तो m1 m2 m3 m4 आप निकालते हैं, ठीक है। तो रूट्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आप कई बार पढ़ चुके हो, ठीक है। फर्स्ट सेम में भी आपने पढ़ा था, इससे पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो।
तो जिसको रूट्स फाइंड नहीं करना आता वो रिवीजन ले लेना है इसका। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैंने निकाले m1 m2। अब इसके बाद आप CF लिखोगे कैसे? भाई बात तो है CF कैलकुलेट करने की। CF कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो CF फाइंड करने के लिए CF का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इन m1 और m2 पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पर डिपेंड कर रहा है कि CF क्या आएगा। ठीक है, अब रूट्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है रूट्स की? इधर these roots are real and distinct और all are equal, ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स। तो इसी में केस 1 में कंसीडर कर चुकी थी। केस 1 मैंने क्या डिस्कस किया था कि इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको पिछली क्लास में। इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, दैट मीन्स दो रूट्स हैं तो m1 नॉट इज इक्वल टू m2 की मैं बात कर रही हूँ। तो इस केस में CF क्या आएगा? देन how to write CF means complementary function that is equals to C1 e to the power m1x plus C2 e to the power m2x। ठीक है क्लास, ये केस 1 में सोल्यूशन है। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 3 रूट्स होते हैं, सपोज यहाँ पर एक और रूट लिख दिया मैंने, m3 लिख दिया, ठीक है, तो फिर आप इसी में क्या ऐड करते जाते हैं? मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज आपको बता रही हूँ, ठीक है, ब्लू पेन से। सपोज यहाँ पर m3 क्यूबिक इक्वेशन होती तो एक m3 भी आता, तो आप क्या ऐड कर देते? C3 e to the power m3x इज इन क्लास। अगर यहाँ पर एक m4 भी होता, डिग्री 4 की इक्वेशन, तो 4 रूट्स हो, तो आप इसी तरह से ऐड करते जाओगे सोल्यूशन विद आर्बिट्ररी कांस्टेंट। C4 e to the power m4x प्लस C5 e to the power m5x प्लस अप टू सो ऑन। बात समझ में आई क्लास? ये डिपेंड करेगा कितने रूट्स हैं, ठीक है। आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक, तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में। अब देखो, अब आज का लेक्चर स्टार्ट होता है केस 2 से। केस 2 क्या है? तो अब देखो, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स की पॉसिबिलिटीज से ही तो केसेस बनेंगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है कि रूट्स क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। इफ मान लो आपको जो इक्वेशन मिल रही है वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और इसके रूट्स क्या मिल रहे हैं? रूट्स आर m1 एंड m2, दो रूट्स आपने निकाले, ठीक है, बट ये रूट्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। m1 और m2 तो आपने निकाले, लेकिन ये कैसे है? इनका नेचर कैसा है? ये इक्वल रूट्स है। इक्वल मतलब m1 इज इक्वल टू m2 आ रहा है, ठीक है, रियल है और इक्वल है, रियल एंड इक्वल रूट्स मींस m1 इज इक्वल टू m2। तो उस केस में आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे? CF क्या आएगा? ठीक, इसका बहुत अच्छा सा प्रूफ है, बट प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको केवल एप्लीकेशन पार्ट करना है, ठीक। मैंने PDF जो शेयर किया उसमें प्रूफ इसका दिया हुआ है। आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। CF लिखने के लिए अब आप बोलो कि मैम जो केस 1 है उसी से हम इसका भी CF लिख दें। यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2 है, मैं m1 इज इक्वल टू m2 तो एक ही वैल्यू प्लेस करके इसका रूट लिख दूं। बताओ ऐसा कर सकते हो क्या? ये देखो मैं यहाँ पर रफली लिख रही हूँ, ठीक है। देखो अगर केस 1 का यूज करोगे तो क्या होगा? सॉरी, CF इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? C1 e to the power m1x प्लस C2 e to the power m2x, ठीक है, ये होगा, ये फॉर्मूला था। बट यहाँ पर m2 इज इक्वल टू m1 है तो ये m2 के प्लेस पे आपने m1 कर लिया, इज इन यही तो लिखोगे, ठीक है क्लास। मैं बता रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या आएगी इससे। इतना ओके है? बोलिए। यस मैम। यस मैम। बोलिए, आप क्लास में बोला करो। तो फिर आप देखो क्या होगा, e टू द पावर m1x, e टू द पावर m1x ये तो कॉमन आ गया और इनसाइड बच गया C1 प्लस C2 e टू द पावर m1x, राइट। अब देखो e टू द पावर m1x तो कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 2 होता और ये 3 होता तो 2 प्लस 3 क्या आता? 5 आता, 5 भी एक कांस्टेंट होता। सो इफ C1 and C2 are two arbitrary constant, that means C1 plus C2 is again an arbitrary constant। तो C1 plus C2 को आप एक कॉमन नेम दे दीजिए C,
ई टू द पावर m1x। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ मुझे। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. वेयर सी इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट। अब देखो, मुझे चाहिए कंप्लीट सोल्यूशन, ओडी का मुझे चाहिए कंप्लीट सोल्यूशन, और कंप्लीट सोल्यूशन की जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी, ठीक है, वो क्या कह रही थी कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमेशा ओडी की ऑर्डर के इक्वल होने Equal चाहिए। होनी चाहिए। Yes, ma'am. यहाँ पर डिग्री 2 की इक्वेशन है, सॉरी ऑर्डर 2 की इक्वेशन है, बट यहाँ पर तो आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही मिलेगा अगर इक्वल का केस आएगा, राइट। तो फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। तो इस केस में हम ये केस 1 की हेल्प से, अगर इक्वल वाला केस है तो हम केस 1 की हेल्प से सोल्यूशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर डेरिवेशन है, उससे जो फॉर्मूला है अब मैं वो लिखने जा रही हूँ, ठीक। वो फॉर्मूला क्या है, मुझे क्या करना है, इस सीएफ में दो आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर रखने हैं, ठीक। तो वो फॉर्मूला क्या है, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x, यहाँ पर पॉलिनोमियल टाइप से कॉम्बिनेशन लिखेंगे, और e टू द पावर m1x, ठीक है। m1x यही वाला आया है, बिकॉज m2 इज इक्वल टू m1, ठीक है। तो m2 की वैल्यू m1 डालकर मैंने e टू द पावर m1x लिखा। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट जो सिंगल बच रहा था, ये ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे टू आर्बिट्री कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये आता है, इसका प्रॉपर प्रूफ है CF निकाल कर। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको आएगी, मान लीजिए यहाँ तो 2 का केस है, तो आपने CF के लिए C1 प्लस C2x e टू द पावर m1x लिखा, ठीक है। यहीं पर समझ लो अगर 3 रूट्स आएंगे, ठीक है, इसी में लिखो पॉइंट बनाकर, सपोज 3 रूट्स आर गिवन, इफ m1 m2 m3 are equal roots of given homogeneous OD। आप इस केस में CF कैसे लिखोगे, अगर 3 इक्वल केस है तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स होने चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हम एक्सटेंड करेंगे, कैसे एक्सटेंड करेंगे, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, e टू द पावर m1x, बिकॉज m3 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m1, सो e टू द पावर m1x कॉमन आया था ना, और यहाँ पर कांस्टेंट बन, तो कांस्टेंट ना होकर यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डालना है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, 3 रूट्स, ठीक है। डिग्री 3 की यहाँ पर ओडी होगी, तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स होने चाहिए, C1 C2 C3, ठीक है। अब आप बताओ अगर 4 रूट्स होंगे, 4 इक्वल रूट्स का केस आएगा तो फिर क्या होगा, इफ MX m1 क्यूब आ जाएगा। हाँ m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4, इस केस में CF क्या लिखोगे, बोलो मुझे, आएगा Ma'am, C1 C1 प्लस plus C2x C2x प्लस plus C3x square प्लस plus C4x cube. एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। e टू द पावर m1x, ये हो गया, ठीक है। अब कितने भी इक्वल रूट्स दे दिए जाए आप कर लोगे, है ना। आप इसी में एक Yes, कंडीशन ma'am. और मैंने ऐड कर दी, मैंने एक फॉर्मूला और इसमें बनाया ब्लैक कलर से। सपोज मैंने क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन सेट किया जिसमें ओडी आपकी 5 ऑर्डर की है, ठीक है। 5 ऑर्डर की है मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन भी डिग्री 4 की बनेगी, सॉरी 5 की बनेगी। तो जब सॉल्व करोगे तो टोटल 5 रूट्स आएंगे, m1 m2 m3 m4 m5 आएंगे 5, ठीक है। डिग्री 5 की इक्वेशन है तो उसके 5 रूट्स बनेंगे। अब उनमें से मैंने बोला कि भाई 4 तो इक्वल है, लेकिन जो 5th रूट है वो डिस्टिंक्ट है, ऐसा भी केस आ सकता है ना, आ सकता है ना। Yes, ma'am. 4 रूट्स आपके 1 1 1 1 आ रहे हैं और 5th रूट जो है वो 2 आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में सोल्यूशन कैसे लिखोगे, जो इक्वल है उनके लिए तो इस कॉम्बिनेशन से आपने लिख दिया, ठीक है, ये लिखा, फिर इसी में प्लस किया, फिर क्या किया, जो 5th रूट है उसके लिए आर्बिट्री कांस्टेंट C5 नाम दिया, और e टू द पावर, और ये जो 5th रूट का ये m5 आया था ये लिखा e टू द पावर m5, ये आ गया। बात समझ में आई, आप उसी को एक्सटेंड करते जाओगे फॉर्मूले को। अगर यहाँ पर 6th रूट है, सपोज m6 है, तो ये 4 तो इक्वल थे बट ये 2 अलग अलग आ रहे थे, तो उस केस में क्या हुआ,
C5 e to the power m5x प्लस C6 e to the power m6x। फॉर्मूला समझ में आ रहा है Yes, ma'am. कैसे रन कर रहे हैं? ठीक है, अब मान लो ये m5 और m6 इक्वल आते, ये चारों इक्वल होते, वन वैल्यू होती, ठीक है, और ये दोनों अलग इक्वल होते तो इनका पॉलिनोमियल का कॉम्बिनेशन अलग बनता। बात समझ रहे हो? आप लिखते C5 प्लस C6x e टू द पावर m5x। ठीक है, तो ये आप कन्वर्ट करते जाओगे जैसी सिचुएशन होगी। ये मैंने ज्यादा बताया है, आपको जो क्वेश्चन है वो इतना लेंदी नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन डिग्री 3 या डिग्री 4 बहुत ज्यादा डिग्री 4 तक मिलेगा, 4 रूट्स तक, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं देंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप केसेस कैसे बनाओगे, किस तरह से फॉर्मूले को एक्सटेंड करोगे। ओके क्लास? Yes, ma'am. ठीक, नोट कर लीजिए इसको। Yes, ma'am. अब मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। नोट कर लिया? Yes, ma'am. ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल देखो। रूट्स मुझे फाइंड करके बताना पहले। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व दिस ओडी। तो यहाँ पर ओडी आप देख रहे हो, इसमें आरएचएस क्या ऑलरेडी 0 है। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करोगे, सॉल्व ओडी है मींस कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आप जानते हो किसका होता है, होमोजीनियस पार्ट का होता है, यानी आरएचएस को 0 करके। तो यहाँ पर ऑलरेडी आरएचएस 0 है। अब आरएचएस अगर 0 है तो पी आई कभी नहीं मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखना, अभी से समझ कर चलो। ठीक है, सी एफ प्लस पी आई, भाई पी आई क्या होता है, y is equals to 1 upon एफ डी इंटू आर, ये स्टार्टिंग में बताया था पहली क्लास में। ठीक है, तो r तो यहाँ पर 0 है, r 0 है तो ये 0 आ जाएगा। तो ये जो pi का फॉर्मूला है, ये y ना लिख के pi लिखो। pi मैं बताऊंगी अभी आगे। ठीक है, इसके सारे रूल्स बताऊंगी आपको। सो pi पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ओवर एफ डी आर होता है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में r 0 है तो ये pi क्या हो जाएगा, 0। तो जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो आपका सी एफ प्लस 0 यानी सी एफ ही बनेगा। तो जो सी एफ आएगा वही कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा इस तरह की ओडी के केस में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना क्लास? ये फंडामेंटल्स है ओडी के। ओके, यस मैम। हाँ, तो जब भी होमोजीनियस गिवन होगी तो पीआई उसका 0 ही आएगा, तो आप सीएफ ही फाइंड करोगे। अब सीएफ के रूल से हम सीएफ निकाल लेंगे इसका। तो मुझे पहले इसको ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑपरेटर देखो क्या आएगा ऑपरेटर फॉर्म, d2 ओवर dx2 को हम क्या लिखते हैं, d स्क्वायर y माइनस 6 d ओवर dx को लिखेंगे कैपिटल D, और ये y साथ में है प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया d स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, और ये y आया इज इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, ये ओडी आपकी है ऑपरेटर फॉर्म में। ठीक है, ऑपरेटर फॉर्म ऐसे लिखने की आदत डालो, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई, d को m से रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो ये m अंडर square minus 6m plus 9. वेरी गुड, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। राइट नाउ रूट्स इसके क्या होंगे बताओ, m माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन रहा है। सो m इज इक्वल टू 3 3. ठीक है, रूट्स आ रहे हैं, मल्टीपल रूट्स है, 3 रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो m1 है वो भी 3 है, m2 है वो भी 3 है। ठीक है, रूट्स आर इक्वल, इक्वल का केस आ रहा है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए सी एफ लिखने का फॉर्मूला क्या था, सी एफ इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, C1 प्लस C1 plus C2x e to the power 3x. है ना, तो 3x आ जाएगा। जो भी ये कॉमन वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर डाल दो, बस ये आंसर बन गया। अब सी एफ ही मेरा पी आई सॉरी कंप्लीट सोल्यूशन बन रहा था, तो आपका आंसर क्या बन गया, कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ, और सी एफ कितना आया, C1 प्लस C2x e टू द पावर 3x। गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। एक और ट्राई करो।
ये अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करके बताओ। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। जनरल सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन ही हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म्स में है, ठीक है। तो इसका ऑपरेटर फॉर्म लिखो पहले, क्या आएगा, d5 माइनस डी क्यूब y इज इक्वल टू 0, ये आएगा ऑपरेटर फॉर्म, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी लिखो, ये क्या बनेगी, m पावर 5 माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इसमें सॉल्व करना है, तो m क्यूब कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या बना, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स बताइए क्या क्या आएंगे। m क्यूब इज इक्वल टू 0 जब है, जब ये फैक्टर 0 है, ठीक है, तो इससे रूट्स क्या मिलेंगे, m इज इक्वल टू 0 0 0, 1 टाइम 0 आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे, so m is equals to 0 0 0, राइट। आप अनदर फैक्टर अगर 0 के इक्वल करोगे, इफ m स्क्वायर इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यूज क्या मिलेंगी, 1 और माइनस 1, ठीक है। तो टोटल जो रूट्स आ गए इक्वेशन की वो क्या आ गए, रूट्स आर 0 0 0 1 माइनस 1। इस तरह से आप रूट्स का आंसर करोगे, ठीक है। अगर आपने केवल 0 1 और माइनस 1 लिखा, यहीं से कट हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलते हैं फिर। रिपीटेड रूट्स को भी आपको मेंशन करना है, ठीक है क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। नो मैम। ठीक, आप देखो, हाँ इसका सोल्यूशन लिखो। अब तो रिपीटेड रूट को आप इनबॉक्स कर लो, ठीक है। ये इनका केस आप रिपीटेड के फॉर्मूले से अलग बनाओगे, ठीक है। तो मैंने लिखा सी एफ क्या है मेरा, पहले तो देखो सोल्यूशन क्या लिखोगे इसका, इस ओडी का सोल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सोल्यूशन मीन्स y फाइंड करना है, y को हम बोलते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब पी आई इस केस में क्या आएगा बताओ, ये होमोजीनियस है, आर क्या है 0, तो पी आई 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा सी एफ प्लस 0 दैट इज इक्वल टू सी एफ। और यही सी एफ मुझे निकालना है इन रूल से, ठीक है। तो सी एफ देखो नेचर पर डिपेंड करेगा। अब ये इक्वल रूट्स के लिए सी एफ कैसा बनेगा, तो 1 2 3 मीन्स 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आने चाहिए, तो C1 से स्टार्ट करो, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये बन गया। और साथ में e टू द पावर mx, तो m कितना बनना है यहाँ पर 0, जो कि इक्वल आ रहा है ना वो m की वैल्यू, तो 0 टाइम्स x ऐसे लिखा, प्लस आप इन डिस्टिंक्ट के लिए अलग लिख दो, ठीक है। तो हम C3 तक पहुंच चुके हैं, अब हम अगला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को नाम क्या देंगे, C4 e टू द पावर और ये वाला, ठीक है, m 1x प्लस C5 e टू द पावर ये माइनस 1x। अब इसको और अच्छे से लिख लो, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, e टू द पावर 0x कितना होगा 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस C4 e टू द पावर x प्लस C5 e टू द पावर माइनस x, ये बन गया CF। और इसी CF को उठाकर यहाँ पर डाल दो, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन y बन गया। समझ में आ गई बात, यस मैम। ठीक है। तो फॉर्मूले को एक्सटेंड कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर का है। नेक्स्ट केस है जब इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अच्छा, एक डाउट कई बार स्टूडेंट्स को होता है, मैं एक पॉइंट और बता दूं यहाँ पे, जैसे मैंने इस रूट को पहले लिखा, इस रूट को बाद में लिखा, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्यों, अगर मैं इसका आंसर ऐसे लिखती, मैं रूट्स को ऐसे ये ऑर्डर दे देती 0 0 0 माइनस 1 1, तो भी आंसर क्या होता, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आता, ठीक है। फिर C4 e टू द पावर माइनस x यहाँ पर हो जाता, ये माइनस बन जाता और ये वाला प्लस बन जाता, तो वो भी करेक्ट है ना, क्योंकि C1 C2 C3 C4 C5 भी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो वो कांस्टेंट उनको बैलेंस कर देगा ना, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी रूट को पहले लो या बाद में लिखो, उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन का एक्सप्रेशन चेंज होगा, ठीक है, बट सोल्यूशन चेंज नहीं होता है, राइट क्लास।
Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज Yes, मत होना, ma'am. हम 0 पहले ही लिखेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट क्या करता, वो ऐसे भी सोल्यूशन लिख देता, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ। ये मान लीजिए एक स्टूडेंट ने y इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू सोल्यूशन ये लिखा c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू द पावर माइनस सॉरी प्लस एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स प्लस c5 एक्स स्क्वायर बस इंटू e टू द पावर 0x, ठीक है, जो कि 1 होता है। ये आंसर लिखा, ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसने -1 और 1 को पहले ही रूट्स में कंसिडर कर लिया। C1 C2 C3 C4 C5 ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, तो इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती है। ओके क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट केस में आइए। ये यूनिट बहुत इजी है, बस इसमें फॉर्मूला, अब आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 2-4 कर लोगे ना, तो आपको फॉर्मूले आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। यूनिट में कुछ नहीं है, प्रूफ आपकी प्योर मैथ्स है नहीं, प्रूफ इनके पूछे नहीं जाते कभी। प्रूफ जैसे प्योर ये मैथ्स पढ़ते हैं ना बीएससी और ये सब, इनको प्रूफ बताने पड़ता है। आपको केवल बस ये देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो आप देखो, इमेजिनरी थर्ड केस में बता रही हूँ आपको, इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो फिर क्या करेंगे। कौन आया? पेज चेंज हो गया क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो केस 3 क्या कहता है। केस 3 भी सी एफ फाइंड करने के लिए, सारे रूल सी एफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करते हैं हम, ठीक है। जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन मीन्स y, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये सी एफ फाइंड करने के लिए मैं रूल्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस कहता है कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स मतलब है वो कैसे होंगे, अल्फा प्लस आई बीटा टाइप के, राइट। जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, अल्फा प्लस आई बीटा। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखना कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। अगर 1 प्लस आयोटा एक रूट मिल जाता है आपको, तो सेकेंड रूट 1 माइनस आयोटा डेफिनेटली होगा, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। एक रूट अगर m1 इज इक्वल टू आप सॉल्व करके फाइंड कर लो 1 प्लस आयोटा है, तो दूसरा रूट आप अपने आप इस m1 का कंजुगेट कर दोगे। मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी जब आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इक्वेशन के, वो हमेशा कंजुगेट पेयर फॉर्म में मिलते हैं। 1 प्लस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा डेफिनेटली होगा। अगर एक रूट 1 माइनस आयोटा फाइंड किया तो इसका कंजुगेट बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, और ये एक रूट बन जाएगा, ठीक है क्लास। तो जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो रूट्स बनेंगे कॉम्प्लेक्स रूट, वो हमेशा इस फॉर्म में आएंगे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा क्या है, अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। तो m1 हो गया अल्फा प्लस आई बीटा, m2 को आपने बोला अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला इसमें जो केस 1 का फॉर्मूला था CF का, वो भी लगा सकते हो, है ना। CF लिखने के लिए आप ये भी कर सकते हो C1 e टू द पावर m1 x प्लस C2 e टू द पावर m2 x, ठीक है। और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो देखो यहाँ पर y is equals to c1 e to the power alpha plus i beta x plus c2 e to the power alpha minus i beta x, ये किया। अब इसको e to the power alpha और e to the power i beta x इस तरह से सिंप्लीफाई किया। अब e to the power iota थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो उससे इसको प्रॉपर सॉल्व करके इतना पूरा रिडक्शन करके फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो आपको प्रूफ पे जाना नहीं है, आपको बस सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे, अब मैं एक फाइनल फॉर्मूला लिख रही हूँ इसका।
इफ रूट्स आर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है, तो जो सी एफ बनेगा वो क्या बनेगा, ई टू द पावर, ये जो रियल पार्ट है इस नंबर का रियल पार्ट क्या है अल्फा, तो जो रियल पार्ट है वो ऐसे लिखोगे ई टू द पावर अल्फा एक्स और फिर ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है, फिर आर्बिट्री कांस्टेंट से स्टार्ट करोगे सी वन कॉस और ये बीटा बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, कोसाइन और साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट्स के साथ में, ठीक है। कैसे हम याद रखेंगे, इफ रूट्स आर इमेजिनरी लाइक अल्फा प्लस माइनस आई बीटा देन सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ये फॉर्म हम याद रखेंगे सी एफ लिखने के लिए, ठीक है। आप इसी में देखो सपोज यहाँ पर तो 2 रूट्स है, अगर 4 रूट्स होते तो क्या होता, इफ रूट्स आर, मान लीजिए एक रूट मतलब 2 रूट्स आए अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है, फिर तीसरा रूट आया, क्या नाम दूं मैं, ए प्लस आई बीटा, ए प्लस आई बी मैंने नाम दिया, ठीक है, तो ये भी कंजुगेट पेयर के फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी, नेक्स्ट रूट बनेगा, ठीक है। तो टोटल 4 रूट्स हो गए, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, ए प्लस आई बीटा, ए माइनस आई बीटा। इस केस में सी एफ लिखकर बताओ मुझे कैसे लिखोगे, जैसे जो रूल इसके लिए लिखने का है वही सेम रूल इस पेयर के लिए भी आप लिखोगे। टोटल 4 रूट्स हैं तो याद रखना है आपको 4 कांस्टेंट्स आने चाहिए, C1 C2 C3 C4, ठीक है। अब देखो लिख कर देखो, e टू द पावर पहला तो इस अल्फा के लिए लिखो e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये लिख दिया, ठीक है, प्लस लगाया। अब वही सेम रूल इस पेयर के लिए भी बनाना है, तो मैंने क्या किया, ई टू द पावर और जो रियल पार्ट है वो ए है, ई टू द पावर ए एक्स इन ब्रैकेट। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके लिए कॉम्बिनेशन लिख लो, तो C2 तक चल चुके हैं हम, अब हम क्या करेंगे C3 cos बी एक्स प्लस C4 साइन बी एक्स। ये बात समझ में आई, लिखना आया आपको, क्लास बताओ मुझे। Yes, ma'am. ठीक है, अब अगर यहीं पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसमें और ऐड करो थोड़ा सा ब्लू पेन, सपोज यहीं पर मैं एक रूट और ऐड कर देती, वैसे इतना ज्यादा मतलब इस 2 to 4 प्लस 2 6 डिग्री का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बट मैं फॉर्मूला कैसे याद रखोगी इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिफ्थ रूट है सी प्लस आई डी, देन सी माइनस आई डी रूट बन गया, तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या ऐड कर दोगे आप, अगेन ऐड करो ई टू द सोल्यूशन में, ई टू द पावर ये सी एक्स, बोलो अब क्या आएगा, और यहाँ पर C4 तक जा चुकी है, फिर क्या हो जाएगा C5 cos dx प्लस C6 sin dx, ऐसे आप ऐड करते जाओ सोल्यूशन में, जितने पेयर्स आते जाएंगे उतने ही वो ऐड होते चले जाएंगे सोल्यूशन में। बात समझ में आई क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका भाई, देखो एग्जाम्पल, ये जो केसेस मैं यहाँ पर बताती जाती हूँ ना, आप नोट करते जाना, ये जो पीडीएफ है इसमें नहीं मिलेगा आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व दिस ओडी, है ना, तो ओडी सॉल्व करने के लिए आप सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन ऑफ ओडी इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, पी आई बताइए मुझे क्या आएगा, बोलो जल्दी। जीरो, वेरी गुड, 0. हाँ, तो y इज इक्वल टू हो गया सी एफ, अब ये सी एफ की वैल्यू आप निकाल कर यहाँ पर डाल दो तो ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो सी एफ के कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या करना है, सी एफ के लिए ऑपरेटर फॉर्म क्या बनेगा इसका, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 y इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बन गई।
अब इसके रूट्स बताओ मुझे, फॉर्मूला अप्लाई करो, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 4 5 जा 20 होल अपॉन 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस माइनस ये कितना बना 20 16 माइनस 4 यानी 2 आयोटा और 2 बाई 2 यानी 1। तो रूट्स क्या आ गए -2 प्लस माइनस आयोटा। बताओ मेरा कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं, बताओ। बोलो जल्दी। ठीक है, हाँ। तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, देखो इमेजिनरी आ रहे हैं और पेयर के फॉर्म में आते हैं। देखो कंजुगेट पेयर में एक बन रहा है आपका -2 प्लस आयोटा और दूसरा बन रहा है -2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करो अल्फा प्लस आई बीटा से। अल्फा कितना है आपका -2 है, बीटा कितना है, आयोटा का कोफिशिएंट देखो 1 है ना, 1. हाँ। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करो तो बीटा कितना हुआ 1 हुआ। अब इमेजिनरी रूट्स हैं तो केस 3 में जाओगे, CF कैसे लिखते हैं बताओ मुझे, e टू द पावर अल्फा x तो -2x आ गया, इन ब्रैकेट C1 cos बीटा x यानी C1 cos x प्लस C2 sin बीटा x तो sin 1 टाइम्स x यानी sin x। ये हो गया CF, इसको यहाँ पे लिख दो, बन गया आंसर आपका। आ गया समझ में क्लास? बताइए। ठीक है, इजी लग रहा है ना? लेकिन फॉर्मूले आप 4 to 5 क्वेश्चंस करोगे, ये फॉर्मूले अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर एग्जाम टाइम को आपको फॉर्मूले बार बार पढ़ने पड़ेंगे। तो मैथ्स में फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं।